Welcome to Vivaswan Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन। तो जो सीरीज़ हमने स्टार्ट करा था, आज उसका नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है, जिसमें कि मैं आपको समझाऊंगा ऑप्टिक्स, और आप इसे कह सकते हैं आसान भाषा में लाइट चैप्टर को आज हम समझेंगे। देखिए, लाइट एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है और आसान भी है, और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जितना कि ये लाइट जितना ही बड़ा चैप्टर है, उतना ही ज़्यादा इससे इसकी वैल्यू भी उतनी ज़्यादा है। तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। और मैं आपको जो भी न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे इससे पहले एनडीए और सीरीज एग्जामिनेशन में, मैंने उसको भी लाया है यहाँ पर, तो मैं आपको वो भी करवाते चलूँगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले देखिए क्या बोला गया है, ऑप्टिकल साइंस क्या होता है। ऑप्टिकल साइंस, दो मोस्ट ऑफ द पीपल एसोसिएट द वर्ल्ड ऑप्टिक्स विद द इंजीनियरिंग एंड द लेंस फॉर आई ग्लासेस, टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप। हम लोग सभी कोई लेंस से, आई ग्लासेस से, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप से एसोसिएटेड है। इन फिजिकल टर्म द मोर ब्रॉडली क्लासिफाइड टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ लाइट एंड इट्स इंटरेक्शन विथ मैटर। तो ऑप्टिक्स किसे कहते हैं, हम ऑप्टिकल साइंस किसे कहते हैं, लाइट की जो बिहेवियर होती है किसी भी एक मैटर के साथ, और उसका जो इंटरेक्शन होता है, इसके बारे में स्टडी करने को ही हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल साइंस कहते हैं। देखिए, चलिए यहाँ पर आपको कुछ मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे एक उससे पहले एक क्वेश्चन आ चुका है जो कि एनडीए 2014 में पूछा गया था। क्या है ये क्वेश्चन, लाइट वेव आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सॉरी इलेक्ट्रोमैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल वेव और मैग्नेटो ऑप्टिकल वेव। इसको बताने से पहले मैंने आपको वेव चैप्टर में एक सीरीज़ दिखाया था, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल सकते हैं आप। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये मैंने आपको वेव चैप्टर में समझाया था। जहाँ से मैंने शुरुआत करी थी वो था रेडियो वेव, फिर था माइक्रोवेव, फिर था इंफ्रारेड, और उसके बाद विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रे, गामा रे, और अंत में था कॉस्मिक रे। आर से क्या है ये हमारा रेडियो वेव, आर से क्या है हमारा रेडियो वेव, ठीक है। एम से क्या है माइक्रोवेव, एम से माइक्रोवेव, ये क्या है इंफ्रारेड। विजिबल में काफ़ी कलर्स आते हैं, और यही कलर है जो लाइट, जो कि सनलाइट में यही सारे कलर्स होते हैं। जिसमें से अगर मैं बात करूँ विजुअल में, तो इसमें क्या होता है, इसमें VIBGYOR विबग्योर होता है, आप जानते ही हो। R फॉर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। तो ये सभी कलर की वजह से ही हमें किसी ऑब्जेक्ट हमें अलग अलग कलर का दिखाई पड़ता है। तो ये एक लाइट क्या है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट में ये सारे वेव होते हैं, जिसमें से हमारी आंखें सिर्फ इन वेव को ही देख पाते हैं, जिसको हम विजिबल कलर का नाम देते हैं। तो लाइट क्या है, लाइट बहुत ही आसानी से आप बोल सकोगे कि लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन 2। अब आते हैं ऑप्टिक्स के एक और पार्ट में, जिसको नाम दिया गया है जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स। जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स डील विद द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। किसके साथ डील करता है ये डील करता है फॉर्मेशन ऑफ इमेज के साथ, बाय यूजिंग द ऑप्टिकल डिवाइस लाइक लेंस, प्रिज्म, मिरर, एंड विद द लेंस गवर्निंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज सच एज साइज, शेप, पोजिशन एंड क्लियरिटी। तो हम जो भी इमेज को ऑब्टेन करते हैं वो कैसे ऑब्टेन करते हैं तो इमेज को हम ऑब्टेन करते हैं लेंस, प्रिज्म और मिरर की हेल्प से। और यही लेंस, प्रिज्म और मिरर की हेल्प से कुछ लॉ को इस्तेमाल करके हम उन इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। जैसे कि अलग अलग लेंस की वजह से और अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रखा होने की वजह से उसकी जो इमेज बनती है उसमें चेंजेस आते हैं, पोजीशन भी चेंज होता है, और इमेज में क्लियरिटी भी बदल जाती है। तो क्या बोला गया है, देखिए जो रे ऑफ लाइट है वो रे ऑफ लाइट, पेंसिल ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट, इन सभी को हम लोग समझेंगे आगे जा करके। अब सबसे पहले लाइट का एक फिनोमेना पढ़ेंगे हम, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ देखिए क्या बोला गया है, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में एविडेंटली फर्स्ट स्टेटेड बाय यूक्लिड अराउंड 300 BC में ये इसको एविडेंट किया गया था, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, व्हेन द लाइट एनकाउंटर ए फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ए रे इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब कि ये मान लीजिए एक फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब मान लीजिए आप इसको कि ये एक मिरर है। अब मैं क्या करता हूँ, मिरर के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ, मतलब एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, जिसको मैं बोलता हूँ नॉर्मल। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, नॉर्मल बोल रहा हूँ। इसको मैंने क्या बोला, इसको बोला मैंने मिरर, इसको नाम दिया मैंने मिरर। ये मिरर है,
रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये क्या है, नॉर्मल। अब इस मिरर के ऊपर मैं नॉर्मल से किसी एक एंगल पे एक लाइट को इंसिडेंट करता हूँ। तो जिस लाइट को मैंने इसके ऊपर भेजा, मिरर के ऊपर, इसको बोलूँगा इंसिडेंट रे या फिर इंसिडेंस रे बोल दो। क्या बोल दूंगा मैं इसको, इंसिडेंस रे, मैं इसको बोलूँगा इंसिडेंस रे। और इसके साथ एक एंगल बनाएगा, मैं मान लेता हूँ इसको आई, इंसिडेंस एंगल बोलते हैं इसे। और इसके बाद अगर ये लाइट आकर के इस मिरर से टकराई है तो ये वापस भी लौट के जाएगी। तो वापस लौट के जाने वाले रे को मैंने बोला रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, मैंने इसको क्या नाम दिया, रिफ्लेक्टेड रे नाम दिया। अब वापस जाते टाइम इसने जो एंगल बनाया वो बनाया, मान लेता हूँ आर। तो जब वो इंसिडेंस करी तब उसने जो एंगल बनाया दैट इज आई, वो इक्वल होगा रिफ्लेक्शन के टाइम में जो इसने एंगल बनाया था नॉर्मल के साथ उसका। मतलब अगर ये 30 डिग्री का होगा तो इसे भी 30 डिग्री ही होना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर बोल दिया गया है द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ए रे इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको मैं आगे और डिटेल में आपको समझाऊंगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में देखिए क्या बोला गया है, व्हेन ए लाइट मीट एन इंटरफेरेंस बिटवीन टू मीडियम, इट्स बिहेवियर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ टू मीडियम इन्वॉल्व। जब भी लाइट दो मीडियम के साथ इंटरफेयर करती है तो उसका जो बिहेवियर होता है वो दोनों मीडियम में डिपेंड करता है। लाइट में भी लाइट एब्जॉर्ब हो सकती है by the new medium, transmitted through the it and may bounce back to the first medium. This bouncing back of the light at an interference is called reflection। मतलब क्या कि मान लीजिए कोई एक सरफेस है, यहाँ पर इस सरफेस पे ऊपर से आकर के लाइट अगर टकराएगी तो क्या होगा, अगर इस सरफेस पे कोई लाइट रे आकर के गिरती है इस तरह से, तो क्या होगा कि कुछ लाइट, मान लीजिए 100% लाइट आकर के इस सरफेस पे गिरी, तो 2% लाइट, मैं मान लेता हूँ 2% लाइट एब्जॉर्ब हो गई, इस सरफेस में एब्जॉर्ब हो गई। कुछ 1-2% लाइट अंदर पास कर गई, मतलब दूसरे मीडियम में चली गई, और बचा जो 96% लाइट वो इस सरफेस में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये जो रिफ्लेक्शन हुआ इसको हम क्या कहेंगे, इस जो लाइट का सेम मीडियम में लौट जाना, बाउंस बैक कर जाना, उसको हम नाम देंगे रिफ्लेक्शन। और याद रखिएगा कि 100% लाइट का रिफ्लेक्शन कभी नहीं होता है। जब भी हम लाइट का 100% रिफ्लेक्शन देखते हैं तो उस फेनोमेनन को कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो कि आगे टॉपिक में है। मैं आपको उसमें डिटेल में उस बारे में मैं आपसे डिटेल में बातें करूंगा। वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। चलिए मैं लेक्चर में आगे बढ़ता हूँ और बाकी चीज़ों को भी आपको क्लियर करवाते चलता हूँ। अब आ चुका है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, देखिए, रिफ्लेक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज ऑफ पाथ ऑफ लाइट विदाउट एनी चेंज इन द मीडियम। मतलब कि ये लाइट आई और ये टकरा के वापस अपने पाथ को चेंज करके चली गई, मगर उसने मीडियम चेंज नहीं किया। अगर मैं मानता हूँ ये मीडियम 1 है और इसको मैं मानता हूँ मीडियम 2 है, तो लाइट ने मीडियम को चेंज नहीं किया, उसी मीडियम में लौट गई। इसको कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ऑल द रिफ्लेक्शंस एंड अप इन प्रोड्यूसिंग द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट कीप इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जितने भी रिफ्लेक्शन होते हैं वो क्या बनाते हैं, वो इमेज बनाते हैं उसके सामने जो भी ऑब्जेक्ट रखे होंगे उनके। कैसे बनाते हैं मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। अब अगर मैं बातें करूं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बातें करूं और डिटेल में, तो आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाई गई है जो मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए कि ये जो सरफेस है ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मैं इसको मिरर का भी नाम दे देता हूँ कि ये मिरर है या फिर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये जो डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, ये डॉटेड लाइन से जो दिखाया गया है इसको हम नाम देते हैं नॉर्मल। तो इस डॉटेड लाइन को मैं क्या नाम दूंगा, नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा याद रखिएगा कि नॉर्मल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ जो एंगल बनाता है वो एंगल होता है 90 डिग्री। नॉर्मल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ जो एंगल बनाता है वो होता है 90 डिग्री। ये जो रे आकर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकरा रही है, इस रे को हम नाम देते हैं इंसिडेंस रे। इस रे को हम क्या नाम देते हैं, इंसिडेंस रे, ठीक है। और जो रे वापस चली जा रही है ये रे, ये इस वाले रे को हम नाम देते हैं रिफ्लेक्टेड रे नाम देते हैं। और नॉर्मल के साथ इंसिडेंस रे ने जो एंगल बनाया, इस एंगल को इन लोगों ने थीटा एल दिया है, रिफ्लेक्टेड एंगल, या फिर मैं इसको आई भी बोल सकता हूँ। आप इसको थीटा एल से डिनोट कर सकते हो या फिर आई से भी डिनोट कर सकते हो। इस एंगल का नाम क्या दिया गया है, इस एंगल का नाम दिया गया है रिफ्लेक्टेड एंगल। इसको मैं क्या से डिनोट करूँगा, इसको मैं आई से डिनोट करूँगा, इसको मैं एंगल आई से डिनोट करूँगा। ये जो एंगल आपको दिया गया है जिसको थीटा 2 बोला गया है,
या फिर इसको थीटा आर भी बोल सकते हैं। इसको मैं नाम दूंगा रिफ्लेक्टेड एंगल। इसको मैंने मैंने थोड़ा यहाँ से गलती कर दी, इसका नाम होगा इंसिडेंस एंगल। इंसिडेंस इसका नाम क्या होगा? इंसिडेंस एंगल। और जो रे रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल। रिफ्लेक्टेड एंगल। और इसको मैं डिनोट करता हूँ एंगल आर से। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो कि आपको समझ में आनी चाहिए, आपको पता होनी जरूरी होती है। अब क्या बोला गया है? द इंसिडेंस रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन। फर्स्ट लॉ कि जो आने वाली रे है, ये आने वाली रे और ये जाने वाली रे दोनों सेम प्लेन पे लाई करनी चाहिए, जो कि विच इज़ परपेंडिकुलर टू द मिरर सरफेस एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इस नॉर्मल के साथ या फिर मिरर सरफेस, ये नॉर्मल मिरर सरफेस के साथ 90 डिग्री पे होनी चाहिए। When light is reflected of any surface, the angle of incidence, मतलब ये एंगल, ये इज द ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या बोला गया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का। यानी कि अगर आई 30 डिग्री है तो आर भी कितना होगा? 30 डिग्री ही होनी चाहिए। ये हुआ हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को हमने डिटेल में समझा। चलिए मैं आपको अब समझाता हूँ मिरर क्या होता है। देखिए, मिरर इज ऑप्टिकल मीडिया विच रिफ्लेक्ट्स लाइट। ये क्या है? एक ऑप्टिकल मीडिया है जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है। बैकवर्ड व्हेन फॉल ऑन इट, अगर लाइट उस पर कोई लाइट आगे पड़ती है तो वो उसको ठीक उसी पाथ में बैकवर्ड उसको मुड़ के उसको उसी रास्ते में भेज देती है। मिरर दो टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकता है प्लेन मिरर और दूसरा हो सकता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर मतलब इस टाइप का मिरर होगा जो आप अपने घर में यूज़ करते हो, इस टाइप का मिरर, इसको बोलेंगे प्लेन मिरर। और स्फेरिकल मिरर कई टाइप के हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर हो, और ऐसा भी हो सकता है जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर हो। और इसके बेसिस पे इनको नाम दिया जाता है कॉनकेव, कॉन्वेक्स, वो हम आगे देखेंगे लेक्चर में। अब यहाँ देखिए आप, रिफ्लेक्शन एट अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर या फिर प्लेन सरफेस पे रिफ्लेक्शन कैसे होता है, उसके बाद हम लोग स्फेरिकल मिरर पे भी बातें करेंगे। चलिए एक से मैं देख लूँ जरा, कर्व मिरर का एग्जाम्पल दिया हुआ है तो मुझे भी बताने की जरूरत नहीं है। तो रिफ्लेक्शन एट अ प्लेन सरफेस या प्लेन मिरर, मान लीजिए प्लेन मिरर है, तो इस प्लेन मिरर की एक तरफ क्या है? सिल्वर सरफेस है, सिल्वर कलर किया गया होगा, और एक है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इस वाले सरफेस को हम सिल्वर सरफेस कहते हैं और इस वाले सरफेस को हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। अब मैं मान लेता हूँ कि इसके सामने कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा गया है। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, मैं इसको दूसरे कलर से बनाता हूँ। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का देखिए सर ऊपर है और पैर नीचे, ऐसा मान लीजिए। आप एरो से दिया है मैंने ताकि आपको सर और पैर की जानकारी ठीक ठाक से हो जाए। अब कोई किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए हमें चाहिए होगा दो रे। हमें क्या चाहिए होगा? दो रे चाहिए होगा। देखिए अब मैं कैसे इसका इमेज बनाता हूँ। तो मैं अब इससे मान लीजिए फर्स्ट रे, इसके सर से एक रे निकला, रे निकल करके मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद ये ठीक आपके ही आंखों पे चली आई। ठीक है, तो आपने एक ऑब्जेक्ट को देखा, तो ये रिफ्लेक्ट करके आपके आंखों पे चली आई। दूसरा रे इसके पैर से निकला और ये भी रिफ्लेक्ट करके आपकी आंखों पे चली आई। मैं इस पॉइंट पे आपको आंखों को मान रहा हूँ। तो ये जो रे फर्स्ट रे, ये वाले रे का मैं बात कर रहा हूँ, ये रे को सीधा जाना चाहिए था और इस रे को भी सीधा जाना चाहिए था। तो आपको क्या लगेगा कि मिरर के अंदर एक इमेज बन चुका है। आपको क्या लगेगा कि मिरर के अंदर एक इमेज बन चुका है जो कि अगर इसकी ऊंचाई मान लेता हूँ 2 मीटर है, तो इस इमेज की भी लंबाई या ऊंचाई 2 मीटर ही होगी। तो मैं बोल सकता हूँ कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। तो प्लेन मिरर के द्वारा बनाया गया जो इमेज का हाइट होता है वो ऑब्जेक्ट का हाइट के ही इक्वल होता है। और जितने दूरी पर ये ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी दूरी पर प्लेस्ड है, जैसे मान लीजिए ये 30 मीटर की दूरी पर प्लेस्ड है, तो मिरर के ठीक उस पार उतनी ही दूरी पर ऑब्जेक्ट, जितनी दूरी पर इमेज ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है उतनी ही दूरी पर इमेज भी प्लेस्ड होगा, दैट इज़ 30 मीटर। तो मैं बोल सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हम यू से डिनोट करते हैं, अगर वो 30 मीटर है, अगर वो 30 मीटर है, तो इमेज डिस्टेंस जिसको हम भी से डिनोट करेंगे वो भी 30 मीटर ही होगा। इन बातों को आपको समझना जरूरी है कि हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों इक्वल होंगे और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस ये भी इक्वल होंगे। और साथ ही साथ जो इमेज होगा वो इरेक्ट होगा। इरेक्ट होने का मतलब क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट का सर ऊपर है तो इमेज का भी सर ऊपर ही होगा। ठीक है, तो ये कुछ डिटेल्स है। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ।
अब आते हैं, जो कि मैंने प्लेन मिरर को आपको समझा दिया है अच्छे से, अब हम बातें करने जा रहे हैं किसके बारे में, स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो क्या बोला गया है स्फेरिकल मिरर में, चलिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। स्फेरिकल मिरर क्या बोला गया, सिल्वरिंग ए पीस ऑफ ग्लास विच वुड फॉर्म ए पार्ट ऑफ सेल और द होलो स्फेयर। मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर ये लोग। सिल्वरिंग द ग्लास ऑन द आउटसाइड इज कॉनकेव एंड कन्वर्जिंग मिरर, और सिल्वरिंग द ग्लास ऑन द इनसाइड इज कन्वेक्स और डाइवर्जिंग मिरर। मतलब क्या कि मान लीजिए ये एक कोई स्फेयर है, आपने इस स्फेयर से क्या किया, आपने इस स्फेयर से दो पार्ट्स को आपने यहाँ पर स्फेयर से ब्रेक किया। कहाँ से ब्रेक किया, आपने स्फेयर से दो पार्ट को ब्रेक किया, एक यहाँ से ब्रेक किया और एक यहाँ से ब्रेक किया। अब अगर मैं इन दोनों को बाहर बनाऊँ तो कुछ दिखने में ऐसा होगा एक, और दूसरा दिखने में ऐसा होगा। मैं इसको मानता हूँ ए, तो ये वाला हो गया हमारा ए, इसको मानता हूँ बी, तो ये हमारा हो चुका है बी। तो आप देखो जो ए है हमारा वो कर्व इनसाइड है, मतलब आउटसाइड में सिल्वरिंग सरफेस है और कर्व इनसाइड है। तो जो मिरर इनसाइड कर्व होंगे उनको बोला जाएगा कॉनकेव मिरर। उनको क्या बोला जाएगा, कॉनकेव मिरर। तो ऐसे मिरर जो सिल्वरिंग आउटसाइड और कर्व इनसाइड होते हैं उनको कॉनकेव मिरर बोला जाता है। और साथ ही साथ इनका एक और नाम है कन्वर्जिंग मिरर, जो कि मैंने आपको ऊपर दिखाया था। देखिए सिल्वरिंग आउटसाइड एंड कर्व इनसाइड, उनको क्या बोला जाता है, कॉनकेव या फिर कन्वर्जिंग मिरर। और ऐसे मिरर जो सिल्वरिंग इनसाइड हो, इनसाइड में सिल्वरिंग की गई हो, ये देखिए सिल्वरिंग इनसाइड, सिल्वर ऑन द इनसाइड, और कर्व आउटवर्ड हो, तो इसको बोला जाता है कॉन्वेक्स मिरर। इसका एक और नाम होगा डाइवर्जिंग मिरर, जो कि यहाँ पर आपको डिटेल में दिखाया गया है। देखिए जिसकी सिल्वरिंग सरफेस आउटसाइड होती है और अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसको हम कन्वर्जिंग या फिर कॉनकेव मिरर बोलते हैं। और जिसकी सिल्वरिंग सरफेस इनसाइड होती है और बाहर की तरफ प्लेन सरफेस होता है उसको हम कॉन्वेक्स या फिर डाइवर्जिंग मिरर का नाम देते हैं। तो ये आपको भूलना नहीं है क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यहाँ बोला गया है टाइप्स ऑफ इमेज, कैसे कैसे इमेज बनेंगे किससे। हमने तो इमेज देख लिया प्लेन मिरर से, अब कॉन्वर्जिंग मिरर से या फिर स्फेरिकल मिरर से कैसे कैसे टाइप की इमेजेस बन सकते हैं, अब हम उन पे चर्चा करने जा रहे हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ इमेज फॉर्म बाय द मिरर। वो कौन कौन टाइप के हैं, एक होते हैं वर्चुअल, एक होते हैं रियल। क्या होता है वर्चुअल, क्या होता है रियल, मैं समझाता हूँ। यहाँ बोला गया वर्चुअल इमेज क्या होते हैं। तो वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी फोकस ऑन द स्क्रीन, इसको आप स्क्रीन पे फोकस नहीं कर पाओगे। और दूसरी बात कि ये ऑलवेज अपराइट होगा, मतलब अगर ऑब्जेक्ट का सर ऊपर है तो इमेज का सर भी ऊपर होगा, जो कि प्लेन मिरर में हमने देखा था कि ये दोनों का सर अगर ऊपर है तो ये एक वर्चुअल इमेज है। ये कैसा इमेज है, ये एक वर्चुअल इमेज का ये एक वर्चुअल इमेज का हमारे पास ये एक वर्चुअल इमेज का एग्जाम्पल होके आता है। चलिए मैं आपको आगे इमेज के बारे में और बताता हूँ। यहाँ क्या बोला गया है, यहाँ बोला गया है, कहाँ गया हमारा, ये रहा, नो लाइट इज रियली पासिंग थ्रू द अपेरेंट लोकेशन ऑफ द इमेज। तो कोई लाइट रियली में पास नहीं करती है वहाँ से, मैं समझाऊंगा कैसे होता है ये। द वर्चुअल इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। तो प्लेन मिरर के द्वारा जो वर्चुअल इमेज बनाई जाती है वो कैसी होती है, लेटरली इन्वर्टेड होती है। चलिए अब बातें करते हैं रियल इमेज। रियल इमेज किसे बुलाता है, द रियल इमेज कैन बी फोकस्ड ऑन स्क्रीन। रियल इमेज को फोकस इनकी स्क्रीन पे फोकस्ड किया जा सकता है। और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी, मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा गया है, ऑब्जेक्ट का सर अगर ऊपर है तो इमेज का सर नीचे होगा, हमेशा इन्वर्टेड होगा। द लाइट पासिंग थ्रू द लोकेशन ऑफ द इमेज, और लाइट सचमुच में उस इमेज तक पहुंचती है जहां पर कि इमेज बन रहा होता है, ये कोई इमेजिनरी नहीं होता है। अब इन इमेज और इमेज के बारे में ही, रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था, एनडीए 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, जरा देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें इन स्टेटमेंट को पढ़ना है पहले। इमेज के बारे में है, कौन सी इमेज के बारे में, तो रियल इमेज के बारे में। तो रियल इमेज कैन बी फॉर्म ऑन स्क्रीन, सही बात है, रियल इमेज को हम स्क्रीन पे बना सकते हैं। इज ऑलवेज मैग्नीफाइड एंड इन्वर्टेड। देखिए ऑलवेज मैग्नीफाइड होगी ये तो जरूरी नहीं है, और इन्वर्टेड होगी ये बात तो सही है, मगर मैग्नीफाइड होगी ये बात जरूरी नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा कि कभी कभी ऑब्जेक्ट से छोटे छोटे इमेज भी दिखने को मिल जाते हैं। तो मैग्नीफाइड बातें जो यहाँ पर लिखी गई है वो गलत हो गई, और इन्वर्टेड बातें ठीक है। तो ओनली ए हमारा सही आंसर होगा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जिसमें ओनली ए बोला गया है। अब आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर कुछ नोमेनक्लेचर्स है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, फिर भी बताता हूँ। द लाइट रे फॉलिंग ऑन द सरफेस आर कॉल्ड इंसिडेंस रे। तो जो लाइट सरफेस पे आके गिरेगी उसे हम क्या कहेंगे, इंसिडेंस रे। मैंने आपको ऑलरेडी ये बता रखा है। द लाइट रे ट्रेवलिंग बैक आर कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग रे या फिर रिफ्लेक्टेड रे। तो जो लाइट रे
ट्रेवल करके वापस चली जाएगी उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। इसे हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। ए लाइन एट राइट एंगल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड नॉर्मल। अगर आप यहाँ पर एक सीधा एक सरफेस बनाओ सीधा राइट एंगल पे, तो इसको आपको नाम देना होगा नॉर्मल। नेक्स्ट क्या बोला गया है? नेक्स्ट यहाँ बोला गया है लाइट ट्रेवलिंग अलोंग द नॉर्मल इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द नॉर्मल। अगर कोई लाइट आकर के इस नॉर्मल पे गिरे ऐसे करके सीधे, अगर कोई लाइट आकर के इस नॉर्मल पे गिरे ऐसे करके सीधे, तो वो उसी रास्ते में वापस चली जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। कोई लाइट अगर आकर के सीधे नॉर्मल पे गिरे तो वो उसी रास्ते में वापस चली जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। यहाँ पर ये बातें बोली गई है जो कि यहाँ पर आपको मैंने दिखा दिया। इस रे को इंसिडेंस कहेंगे, इंसिडेंस रे इसको कहेंगे इंसिडेंस रे, इसको रिफ्लेक्टेड, इसको नॉर्मल। अगर इनके बीच में नॉर्मल और इंसिडेंस के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर इंसिडेंस एंगल, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसको कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्लेक्टेड एंगल। ये सरफेस है या फिर इसको मैंने इसको नाम दे रखा है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अब नोमेनक्लेचर में कुछ और बातें हैं जो हमें समझना है। द एंगल फॉर्म बाय द इंसिडेंस रे एंड द नॉर्मल, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। और जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बनता है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोला जाता है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। मैंने आपको ये भी बताया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का। ये बातें आपको भूलनी नहीं है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्या बोला गया है? द इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर इन सेम प्लेन। ये मैंने आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में बताया था कि तीनों को सेम प्लेन में होना पड़ेगा। द लाइन जोइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व मिरर आर इज द नॉर्मल ऑफ दैट मिरर। मैं इसको आपको आगे समझाता हूँ। द फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी। अगर आप ऐसा मानो, मैं ये इन दोनों लाइन को मैं आपको आगे समझाता हूँ, ठीक है? चलिए बने रहिए लेक्चर में, मैं आपको इन दोनों लाइन को आगे समझाता हूँ। देखिए, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, अच्छे से बता रखा है। ये सभी मैंने आपको बता रखा है, आप अगर रीड कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैंने आपको ये डायग्राम भी बना के दिखाया, अच्छे से बना के दिखाया, वर्चुअल इमेज और ऑब्जेक्ट कैसे एक दूसरे के ऑपोजिट में लाई करते हैं और उन इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे मैंने आपको ये भी बता रखा है। हम लोग अब चले जाते हैं नेक्स्ट में, नंबर ऑफ इमेज। कितने नंबर ऑफ इमेज बनेंगे प्लेन मिरर के द्वारा? प्लेन मिरर के द्वारा कितने नंबर ऑफ इमेज बनेंगे मैं आपको ये बता दूं। देखिए, हाउ मेनी इमेज कैन बी फॉर्म बाय टू प्लेन मिरर। अगर दो प्लेन मिरर को आपस में रखा जाए तो कितने नंबर ऑफ इमेज बनेंगे? ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द इंक्लिनेशन ऑफ टू मिरर विथ ईच अदर। डिपेंड करता है कि आपने मिरर को कैसे रखा है, ऐसे रख दिया 90 डिग्री पे, या ऐसे रखा है 30 डिग्री पे, या 45 पे रखा है, किस एंगल पे रखा है, ये उस बात पे डिपेंड करता है। द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म बाय द टू प्लेन मिरर इंक्लाइन इच अदर इज कैलकुलेटेड बाय द मिरर फॉर्मूला। आप इसको फॉर्मूले से आप इसको कैलकुलेट कर पाओगे। नंबर ऑफ इमेज पता करने का एक फॉर्मूला है। नंबर ऑफ इमेज को हम n से डिनोट करते हैं, वो होता है 360 बाई थीटा माइनस 1। इससे हम पता कर सकते हैं। यहाँ पर जो n है वो क्या है? n यहाँ पर डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ इमेज को। थीटा किस बात को डिनोट कर रहा है? थीटा डिनोट कर रहा है एंगल बिटवीन टू मिरर। मतलब एक मिरर को ऐसे रखा, दूसरे को ऐसे रखा, तो जो थीटा होगा हमारा, वो थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। और द एंगल ऑफ टू मिरर, द एंगल बिटवीन टू मिरर मोर द नंबर ऑफ इमेज। जितना कम होगा, लेस द एंगल बिटवीन टू मिरर, मैंने पूरा नहीं पढ़ा, जितना एंगल कम होगा दो मिरर के बीच उतनी ही ज़्यादा इमेजेस फॉर्म होंगी। ये यहाँ पर बोला जा रहा है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, आपको चीज़ों को और क्लियर करवाता हूँ। तो मान लीजिए कि एंगल बिटवीन टू मिरर है 90 डिग्री, तो n क्या होगा? 360 बाई 90 माइनस 1। तो 360 बाई 90 कितना हो जाएगा हमारा? 360 बाई 90 4 माइनस 1, तो हमारा हो जाएगा 3, जो कि यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ देख सकते हो। अगर एंगल बिटवीन टू मिरर 60 डिग्री है तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन से 5 आएगा, और 45 डिग्री है तो 7 आएगा। एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन टू पैरेलल मिरर विल फॉर्म ए इन्फिनिट नंबर ऑफ इमेज। अगर दो पैरेलल मिरर है ऐसे करके आपस में, ऐसे करके अगर आपस में दो पैरेलल मिरर है और इसके बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, मान लीजिए आप खड़े हो इसके बीच में, और दोनों तरफ एक दो प्लेन मिरर रखी हुई है, तो आप अपने कितने नंबर ऑफ इमेज देख पाएंगे? तो आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज देख पाएंगे। मतलब आप अनंत इमेज देख पाओगे, उसकी कोई अंत नहीं होगी। दिस इज ट्रू ओनली फॉर द मिरर केप्ट एट अ राइट एंगल और लेस देन दैट।
अगर वो 90 डिग्री पर रखा होगा तो ही, या फिर उससे कम रखा होता है ज़्यादा पर, अगर इसको आप ऐसे कर दो, सिलेंड कर दो, तो आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस नहीं दिखेंगी। चलिए अब मैं इस स्फेरिकल मिरर के बारे में कुछ बातें करता हूँ, जो कि यहाँ पर जो बातें यहाँ पर दी गई है। पहले मैं आपको एक डायग्राम बना के समझाता हूँ, फिर मैं आपको ये डायग्राम समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी। फिर अब मैं आपको इन कुछ लिखी हुई बातों को भी आपको समझा दूंगा। मैं आपको डायग्राम बना के समझाने के लिए मैं ऊपर में एक ब्लैंक पेज था, मैं उसका सहारा लूँगा। यहाँ पर आप मान लीजिए कि ये हमारा एक मिरर है। ये कौन सा मिरर है? तो आप ऐसे मिरर को जिसका कि मैं अभी बाहर की तरफ अगर मैं सिल्वरिंग सरफेस कर दूं, अगर मैं आउटवर्ड सिल्वरिंग सरफेस कर दूं, तो आप इसको देख के बोलोगे कि ये कॉनकेव मिरर है। और कॉनकेव मिरर पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींचा, जिस लाइन को हम नाम देंगे प्रिंसिपल एक्सिस। इस नाम को हम लाइन को हम नाम देंगे प्रिंसिपल एक्सिस। और मिरर के ठीक बीचों बीच एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट को हम बोलेंगे पोल। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? पोल। अब मान लीजिए कि इस मिरर पे इनफाइनाइट से कुछ रेज आकर के पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आकर के इस पे स्ट्राइक करती है कुछ लाइट रेज। तो इसका काम क्या है? ये इसको रिफ्लेक्ट करवा देगी। रिफ्लेक्ट के साथ साथ चूंकि ये एक कन्वर्जिंग मिरर है, तो इसका काम ये भी बनता है कि ये रेज को कन्वर्ज करा दे। ये रे को क्या करा दे? कन्वर्ज। तो रे को ये क्या कराएगी? कन्वर्ज करा देगी। और कन्वर्ज कराने के बाद ये सभी रे एक पॉइंट पे मिलेंगे, जिस पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? फोकस। इस पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस। और पोल से फोकस की जो दूरी होगी, पोल से फोकस की जो दूरी होगी, उस दूरी को हम कहेंगे फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। तो पोल से फोकस की जो दूरी होगी, उस दूरी को हम कहेंगे फोकल लेंथ। अब अगर आप इस मिरर को कंप्लीट करो, तो ये एक स्फीयर शेप ले लेगा। अब इस स्फीयर का जो एक सेंटर होता होगा, आप देख पाओगे, इमेजिंग करोगे तो आप इस स्फीयर का एक सेंटर देख पाओगे। तो उस सेंटर को हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस सेंट्रल पॉइंट को हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं इसको मिटा दूँ, ये सब इमेजिंग करने के लिए मैंने आपको ये ड्रॉ करा था, आपको समझ में आ चुका है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और याद रखिएगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की जो दूरी होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की जो दूरी होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की जो दूरी होती है, उसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो उस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। अब आप मानिए कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। मैं आपको दूसरे मिरर में बताता हूँ वो, तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी। मैं आपको यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल लेके दूसरे मिरर में बताता हूँ। ये एक मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, और मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। मिरर के सामने क्या रखा गया है? एक ऑब्जेक्ट। तो पोल से ऑब्जेक्ट की जो दूरी होगी, उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। उसको हम क्या नाम देंगे? उसको हम नाम देंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल यू से। अब मान लीजिए इसी मिरर के द्वारा इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनाया गया, जो कि इमेज कहीं यहाँ पर लाई करता है। मैं इसको यहाँ पर ऐसे करके लाई करवाता हूँ। तो इस इमेज की जो दूरी होगी पोल से इमेज की जो दूरी होगी, इस दूरी को हम कहेंगे इमेज डिस्टेंस। इस दूरी को हम क्या कहेंगे? इस दूरी को हम कहेंगे इमेज डिस्टेंस, या फिर इसको आप डिनोट करोगे वी से। इसको आप क्या डिनोट करोगे? वी से। ठीक है। ये कुछ बातें हुई मिरर के बारे में। अब मैं कहता हूँ कि ये मान लीजिए ये कोई मिरर है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पर एक और पॉइंट आपको समझा दूँ कि मिरर के एक छोर से दूसरे छोर का जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को हम कहेंगे एपर्चर। तो मैंने आपको काफ़ी पॉइंट समझा दिया, जो कि आगे यहाँ पर मेंशन किया गया है। मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ। देखिए क्या बोला गया है यहाँ पर। अगर आप ध्यान से देखो तो वही बातें लिखी गई है जो कि मैंने आपको अभी भी ऊपर में समझाया। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? आप ध्यान से अगर देखो तो पाएंगे कि ये एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट से पोल की जो दूरी होती है, इसको पोल बोला गया है। यहाँ देखिए आप, पोल बोला गया है। तो ऑब्जेक्ट से पोल की जो दूरी होती है, उसको हम बोलते हैं क्या? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इसका यहाँ पर कहीं पर इमेज बना, तो इमेज से जो दूरी होगी उसको क्या कहेंगे? इमेज डिस्टेंस। और यहाँ फोकस पॉइंट वगैरह को नहीं दिखाया गया, मैंने आपको सभी पॉइंट्स को कवर कर दिया। क्या होता है फोकस, क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, एपर्चर क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, इमेज डिस्टेंस क्या होता है। और एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, इस पॉइंट को हमने फोकस बोला, इस पॉइंट को हमने क्या बोला? फोकस।
अब फोकस से पोल की जो दूरी होगी, फोकस से लेकर के पोल की जो दूरी होगी उसको कहेंगे फोकल लेंथ। फोकस से पोल की जो दूरी होगी उसको कहेंगे फोकल लेंथ। इसको क्या कहेंगे? फोकल लेंथ का हम नाम देंगे। चलिए आगे बढ़ता हूँ लेक्चर में, आपको और चीज़ों को भी धीरे धीरे क्लियर करवाते चलता हूँ। नेक्स्ट क्या बोला गया है, ये हमारा हो चुका है, बहुत ही अच्छे से हो चुका है। नोमेनक्लेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर और इमेज। तो आपको पोल क्या होता है मैंने आपको बता दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है ये भी बता दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है ये भी बता दिया, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है ये भी बता दिया। आप इसको सिर्फ पढ़ोगे तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी। नॉर्मल इन द स्फेरिकल मिरर और ऑल द मेजरमेंट आर द, मतलब क्या बोला गया है कि नॉर्मल क्या होता है पहले समझिए। इट इज़ अ लाइन दैट जॉइंस एट एनी पॉइंट ऑफ द मिरर एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई भी लाइन जो मिरर से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर दे, इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल। ठीक है। ऑल द मेजरमेंट आर वाइल्ड फ्रॉम पोल ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब मान लीजिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की दूरी मैंने बोल दिया 30 सेंटीमीटर। तो आप पूछोगे कि ऑब्जेक्ट की दूरी जो आपने कही 30 सेंटीमीटर, तो आपने कहाँ से मेज़र किया? तो मैंने मेज़र किया पोल से, क्योंकि जितने भी डिस्टेंस होंगे मिरर में उन सभी को आपको पोल से ही मेज़र करना होगा। बाय द कन्वेंशन ऑल द इंसिडेंस रे आर केप्ट टू द टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और जितने भी इंसिडेंस रे होते हैं वो आपको लेफ्ट से राइट ही लेना होगा। इंसिडेंस रे लेफ्ट से राइट ही लेना होगा। चलिए और क्या बोला गया, फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव मिरर इज ए टेकन एज ए नेगेटिव एंड पॉजिटिव इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। मैं आपको दिखाता हूँ, लेंस बोल दिया गया यहाँ पर, मैं इसको मिरर करता हूँ। मिरर, यहाँ मिरर होगा कि हम लोग मिरर के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ पर मिरर ही होगा। तो मान लीजिए ये हमारा कौन सा मिरर है, कॉनकेव, और मैं यहाँ बनाता हूँ कॉन्वेक्स। तो ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर जिसका मैं सिल्वरिंग सरफेस बना देता हूँ। ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स मिरर जिसका सिल्वरिंग सरफेस यहाँ बना देता हूँ। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसका फोकस निकालता हूँ। तो पैरेलल लाइट आएंगे, पैरेलल लाइट आने के बाद चूँकि ये कन्वर्जिंग है तो इनको एक पॉइंट पे ये कन्वर्ज कर देगा, और जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होगा उसको कहेंगे फोकस। ये पैरेलल लाइट इस पे आएंगे, और चूँकि ये एक डाइवर्जिंग मिरर है तो ये सभी लाइट को डाइवर्ज कर देगा। डाइवर्ज करने के बाद इनके मिलने की संभावनाएं अब नहीं है। तो मैं ऐसा सोचूंगा कि ये लाइट यहाँ से कहीं से ओरिजिनेट होकर निकल रही है, तो जहाँ से हमें ये लाइट ओरिजिनेट होकर निकलती हुई लगेगी उस पॉइंट को हम कहेंगे फोकस, और पोल से उस डिस्टेंस को कहेंगे फोकल लेंथ। पोल से उस डिस्टेंस को कहेंगे फोकल लेंथ। तो पोल से उस डिस्टेंस को क्या कहेंगे, पोल से उस डिस्टेंस को हम कहेंगे फोकल लेंथ। अब जो भी मेजरमेंट आप पाओगे कि मिरर के लेफ्ट साइड में है, ध्यान से समझो, जो भी मेजरमेंट मिरर के लेफ्ट में है उसको आप दोगे नेगेटिव का साइन, और जो भी मेजरमेंट मिरर के राइट साइड में है उनको आप दोगे पॉजिटिव का साइन, उनको आप क्या दोगे, पॉजिटिव का साइन देना होगा। तो अगर लेफ्ट में बातें करेंगे हम, तो देखिए ये जो फोकस है कॉनकेव मिरर का, जो फोकस है, फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, चूँकि ये लेफ्ट में है तो हम इसे क्या बोलेंगे कि ये नेगेटिव है। और वही फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर चूँकि राइट में है तो हम इसे क्या कहेंगे, पॉजिटिव है, जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है। आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो क्या बोला गया है यहाँ पर कि फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज टेकन एज नेगेटिव, जो कि मैंने भी यहाँ पर नेगेटिव ही लिया, और फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, जो कि मैंने यहाँ पर पॉजिटिव लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन बातों से पूरी क्लियरिटी हो गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन को। आपको ये सभी नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। ऐप का नाम है विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन मोबाइल ऐप, जहाँ पर कुछ लेक्चर्स वहाँ पर भी आएंगे, तो आप हमसे ऐप पर भी जुड़ जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज द लाइन जॉइनिंग पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आप पोल को एक लाइन से जोड़ दो तो वो लाइन को हम क्या नाम देंगे, उस लाइन को हम नाम देंगे प्रिंसिपल एक्सिस का नाम देंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बोला गया है रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैंने आपको बोल ही दिया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस टू पोल को क्या बोलते हैं, रेडियस, जो कि एक स्फीयर का रेडियस जैसा होता है। इसको भी आप रीडिंग करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रिंसिपल फोकस भी मैंने आपको बता दिया, ये सभी आपको अब जरूरत नहीं है, मैंने आपको ऐसे भी ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, व्हाट हैपेंस व्हेन द बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉल ऑन द कॉन्वेक्स मिरर। तो जब भी कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मतलब
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पे अगर लाइट अगर इस पर गिरी तो क्या होगा, तो लाइट जैसे ही आके इस पर गिरेगी ये लाइट कन्वर्ज होके किसी और रास्ते में चली जाएगी, तो ये मिरर इसे कन्वर्ज कर देगा। In this case, ray of reflected ray that they all appear to coming from the principal focus midway between the pole and the center of curvature behind the mirror। तो उसको हमें लगेगा कि ये behind the mirror जाकर के मीट कर रही है, मगर एक्चुअली में कहीं पर ये मीट नहीं करेगी, ये behind the mirror जाकर के मीट करेगी। कॉन्केव मिरर therefore has a real principal focus। तो कॉन्केव मिरर का जो फोकस होता है वो रियल होता है। क्यों रियल होता है? क्योंकि यहाँ पर रियली में लाइट्स रे आकर के मिलती है। और कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होगा वो क्या होगा? वर्चुअल होगा। वाइल द कॉन्वेक्स मिरर हैज़ द वर्चुअल वन, क्योंकि जो लाइट रेज मिलकर फोकल लेंथ को डिसाइड कर रही थी वो एक्चुअली में रियल में नहीं मीट कर रही थी, उसको हमने इमेजिनरी समझ के बनाया था, इसलिए उनका जो फोकल लेंथ होगा वो वर्चुअल होगा। द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर हैज़ द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर बोला गया है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज आर और फोकल लेंथ में एक रिलेशन होता है, और फोकल लेंथ में एक रिलेशन होता है जो कि क्या होता है? फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2। रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है फोकल लेंथ। मतलब कि अगर मान लीजिए रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर है, किसी एक मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर है, तो उसकी जो फोकल लेंथ होगी वो होगी 60 सेंटीमीटर को आप 2 से डिवाइड दोगे तो कितना आएगा आंसर? 30 सेंटीमीटर। तो उस मिरर की जो फोकल लेंथ होगी वो होगी 30 सेंटीमीटर, जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ के बराबर होती है। अब हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको बोला जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ रे डायग्राम। मैं आपको रे डायग्राम एक एक करके यहाँ पर समझा के पढ़ाता हूँ। देखिए, इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर से जो भी इमेज फॉर्म होंगे उनको हम करेंगे। यहाँ पर अलग अलग केस है, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5। इन पाँचों केस को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहला आप इन केस को मैं आपको बाद समझाता हूँ, पहले मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। केस 1 को मैं आपको आपके लिए डिटेल में पढ़ने जा रहा हूँ, आप चीज़ों को ध्यान से समझिए। व्हेन ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड at the location beyond the center of curvature, the image will always be located somewhere in between the center of curvature and the focal point। मैं आपको ये पहले बना के दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। चलिए मैं पहले आपको एक एक करके सभी कुछ बना के दिखाता हूँ। तो चलिए पहले मैं बनाता हूँ इमेज, फिर आपको बातें करता हूँ। तो क्या बोला गया? द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक इमेज और मिरर बनाऊंगा। तो कॉन्केव मिरर की बातें की जा रही है, तो मैंने यहाँ पर एक कॉन्केव मिरर ले लिया है। ये रहा उसका एक सिल्वरिंग सरफेस को मैं यहाँ पर बना देता हूँ, और ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस जो कि 90 डिग्री है बिल्कुल पोल के ऊपर। अब मान लीजिए कि उसके ऊपर ये पॉइंट को मैंने बोल दिया है फोकस पॉइंट, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है? ऑब्जेक्ट की दूरी है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट है, तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं है, अगर ऑब्जेक्ट इस जगह पे है, तो फर्स्ट रे को आप हमेशा लीजिए पैरेलल। तो एक बात याद रखिए हमेशा, वो जो रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, वो फोकस से होकर के गुजर जाएगी। तो जिस रे को मैंने पैरेलल लाया यहाँ से, वो कैसे गुजरी? वो फोकस से होकर के गुजर गई। ठीक है, तो पैरेलल आने वाली लाइट फोकस से गुजर जाएगी। दूसरी रे को मैं लूँगा फोकस से, तो वो पैरेलल चली जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों रे कहाँ मिली? ये दोनों रे मिली बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ये रहा हमारा इमेज। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो आप कहोगे कि ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि यहाँ पर है। और मैं आपसे कहूँ कि इमेज कहाँ है, तो आप कहोगे इमेज है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अब आप अगर ध्यान से देखो तो ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो ज़्यादा है, ऑब्जेक्ट की लेंथ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लेंथ ऑफ इमेज। तो जो नेचर ऑफ इमेज होगा, क्या होगा? नेचर ऑफ इमेज, जो नेचर ऑफ इमेज होगा वो छोटा होगा। किससे? वो छोटा होगा हमारा नेचर ऑफ, या फिर नेचर ऑफ इमेज में आप कहोगे कि साइज की अगर हम बात करें तो साइज ऑफ इमेज इज लेस देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको हम बोलेंगे कि इमेज इज डिमिनिस्ड है, मतलब छोटा है। किससे? ऑब्जेक्ट से। अगर आप देखो यहाँ पर, तो इसका सर ऊपर, इसका सर नीचे, तो आप कहोगे कि जो ऑब्जेक्ट है उसका सर नीचे। तो आप इसको सर नीचे तो नहीं कह सकते, आपको कहना होगा कि इमेज इज इनवर्टेड। और चूंकि ये लेफ्ट साइड में बन रहा है और एक्चुअल रे के मीटिंग से बन रहा है,
तो आप इसको कहोगे कि रियल इमेज होगा। तो आपको 3 विशेषताएं लिखनी है इमेज के बारे में। एक कि साइज क्या होगा इमेज का, दूसरा कि इमेज कैसा होगा रियल या वर्चुअल, और तीसरा इमेज कैसा होगा इरेक्ट या इन्वर्टेड। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि इमेज छोटा है इसलिए डिमिनिश बोला मैंने, इमेज नीचे की ओर है इसलिए बोला इन्वर्टेड, और इमेज लेफ्ट साइड में बना है रियल रे से बना है इसलिए इसको रियल नाम देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट इमेज फंक्शन हो गया, जो कि मैं ऊपर से अगर पढ़ूंगा तो आपको सभी बातें सिमिलर ही दिखेंगी। जो कि यहाँ देखिए क्या बोला गया है, क्या बोला गया यहाँ पर, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर द इमेज विल ऑलवेज बी लोकेटेड समवेयर बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल पॉइंट। तो मैंने आपको ये बना के दिखाया कि इमेज कहाँ होगा, तो इमेज होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट। मैंने आपको इमेज बना के दिखाया बिल्कुल। इन दिस केस इमेज विल बी इन्वर्टेड, मैंने ये भी बोली आपको कि इमेज जो होगा वो कैसा होगा इन्वर्टेड, और साइज रिड्यूस होगा जिसको मैंने डिमिनिश नाम दिया, और इमेज हमेशा कैसा होगा रियल होगा। फिर क्या बोला गया है, फाइनली द इमेज इज रियल इमेज। तो रियल इमेज कैसी है, रियल इमेज है। लाइट रेज एक्चुअली कन्वर्ज एट द इमेज लोकेशन इफ ए सीट ऑफ पेपर आर प्लेस एट द इमेज लोकेशन। अगर आप इमेज लोकेशन पर एक पेपर का सीट रख दो सफेद, द एक्चुअल रेप्लिका ऑफ द ऑब्जेक्ट वुड बी अपेयर प्रोजेक्टेड अपवर्ड द सीट ऑफ पेपर। तो आपको वहाँ पर पेपर के ऊपर आपको इमेज का एक इमेज मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको डायग्राम को हाथों से बना के दिखा दिया। अब यहाँ पर जो बातें भी लिखी हुई है उसी को, उन्हीं डायग्राम को मैं बना के दिखाऊंगा। ये आपको खुद से पढ़ लेना होगा क्योंकि ये वही बातें हैं जो कि मैं इमेज में आपको बताऊंगा। और अगर आप एक बार इमेज को समझ जाओगे तो ये बातें आपके लिए बहुत ही आसान साबित होगी। चलिए तो मैं आपको इमेज ही बना के दिखाता हूँ। तो क्या बोला गया है, अब द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट को अब रख दिया गया है सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। तो जो कि मैं यहाँ पर ये ले लेता हूँ हमारा मिरर, आउटवर्ड सिल्वरिंग सरफेस होगा, ये होगा प्रिंसिपल फोकस, और अब मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को मार्क कर लूँ। ये होगा हमारा फोकल लेंथ, ये होगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। तो फर्स्ट रे पैरेलल, और वो रे कैसे बिल्कुल फोकस से होकर मैं निकाल दूंगा, दूसरा रे मैं लूँगा फोकस से और उसको बिल्कुल सीधा निकाल दूंगा। जब मैं सीधा निकाल रहा था तो मुझे क्या दिखा, मुझे दिखा कि जो रे स्ट्रेट जाएगा वो बिल्कुल कहाँ जाके मिला, ये जाके मिला सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इसका मतलब ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होगा, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा। अगर मैं नेचर ऑफ इमेज की बातें करूँ, नेचर ऑफ इमेज की बातें करूँ, तो आप पाओगे कि साइज जो है, साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल इन साइज। तो सेम साइज का इमेज बनता हुआ हमें दिखेगा, सेम साइज का इमेज हमें बनता हुआ दिखेगा। फर्स्ट पॉइंट, चूँकि इसका सर नीचे की ओर है, सर नीचे की ओर है इसलिए हम बोलेंगे इन्वर्टेड इमेज है। कैसा इमेज है, इन्वर्टेड। और ये लेफ्ट साइड में है और एक्चुअली में रेज यहाँ पर आके मिल रही है, तो इसको हम कहेंगे कि रियल इमेज है। तो नेचर ऑफ इमेज को बता दिया, साइज को बता दिया और पोजीशन को बता दिया, मतलब हमने इमेज को फॉर्म कर लिया। व्हेन ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर द इमेज विल ऑल्सो बी लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन दिस केस इमेज विल बी इन्वर्टेड। इस केस में इमेज कैसा होगा, इन्वर्टेड। द इमेज डायमेंशन आर इक्वल, मतलब जितना साइज होगा ऑब्जेक्ट का उतना ही साइज इमेज का भी होगा, ठीक है। फाइनली द इमेज इज रियल, और इमेज कैसा होगा, रियल। तो मैंने आपको क्या क्या बताना है, आपको बताना है एक तो लोकेशन ऑफ इमेज, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इन्वर्टेड, रियल और इक्वल या फिर अनइक्वल है, छोटा है या बड़ा, ही आपको बताना है। अनइक्वल में डिमिनिश होगा या फिर इनलार्ज भी हो सकता है। इनलार्ज के भी ऑप्शन से मैं आपको आगे लेके जा रहा हूँ, तो आगे आपको इनलार्ज इमेज भी देखने को मिल जाएगा। अब तीसरा जब बोला गया है द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, मैं इसको पहले आपको बना के दिखाता हूँ फिर आपको पढ़ के यहाँ से सुना दूंगा कि क्या बोला गया है। ये है हमारा क्या, ये है हमारा मिरर, ये रहा हमारा मिरर। इसके बाद इसके ऊपर बनाऊंगा मैं एक प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस। अब जो ये कुछ पॉइंट है, ये एक मैं मानता हूँ फोकस पॉइंट और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया, अब ऑब्जेक्ट को रखा गया बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, फर्स्ट रे पैरेलल। और पैरेलल जाने वाली रेज कहाँ से गुजरती है, तो आपको पता होगा कि पैरेलल जाने वाली रेज फोकस से होकर के गुजरेगी। तो मैंने इसको फोकस से होकर के मैं फोकस पॉइंट को थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूँ फोकस पॉइंट को, ताकि हमारा इमेज ज्योमेट्री ठीक ठाक बने। तो ये फोकस होकर के गुजर गई, ठीक है, ये फोकस होकर के गुजर गई, ठीक है। अब दूसरा रे मैं लूँगा बिल्कुल से फोकस से, तो फोकस से होके जाने वाली रेज
बिल्कुल पैरेलल चली जाती है, जो कि हम जानते हैं। तो अगर आप इस पैरेलल रो को ऑब्जर्व करो, पैरेलल रे को ऑब्जर्व करो, तो आप क्या देखोगे कि ये दोनों कहाँ पे जाकर के मीट कर रही है। तो ये दोनों जिस जगह पे मीट कर रही है वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहाँ था, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, इमेज का डिस्टेंस होगा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मैं नेचर ऑफ इमेज की बातें करूं, तो नेचर ऑफ इमेज में आप देखोगे कि अब की बार जो ये ऑब्जेक्ट का साइज है उससे बड़ा है हमारा इमेज का साइज। तो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है हमारा इमेज का साइज, तो आप बोलोगे कि इन लार्ज इमेज बन चुका है, या फिर आप बुक के जैसे इसको लार्ज भी बोल सकते हो। और आप अगर कहो कि ये लेफ्ट साइड में है तो रियल होगा, ऑफ कोर्स ये रियल होगा, और नीचे की ओर है इसलिए कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है इमेज का, जो कि यहाँ पर देखिए ये सभी पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस के बीच है ऑब्जेक्ट। तो इमेज कहाँ बना, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इन्वर्टेड, लार्ज और रियल बना है, जो कि आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ते टाइम बिल्कुल ईजिली समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे 4th नंबर इमेज फॉर्मेशन के पास, जहाँ पर कि बोला गया है 4th नंबर में मैं क्या करता हूँ, 4th नंबर में बहुत ही आसानी से इमेज को बनाता हूँ, कुछ खास नहीं है। ये रहा हमारा मिरर, ये रहा हमारा लाइन, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर आप पॉइंट्स को मार्क करो, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बिल्कुल फोकस पे। तो ऑब्जेक्ट जब फोकस पे होगा तो फर्स्ट रे पैरेलल वो ऐसे गुजरेगी, दूसरी रे को मैं क्या करता हूँ, ऐसे निकालता हूँ कि मान लीजिए वो फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे जा रही है, तो वो रे को ऐसे निकाल दूंगा। तो ये दोनों आपस में कैसे है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो पैरेलल रे कभी कहीं मीट नहीं करेगी, तो हम मानेंगे कि ये इनफाइनाइट में कहीं जाकर के मीट कर रही है। तो जहाँ पर ये जाकर के मिलेंगी वहाँ बनेगा इमेज। तो जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा। और ऑब्जेक्ट कहाँ था, तो ऑब्जेक्ट था फोकस पे। और अगर हम नेचर ऑफ इमेज की बातें करें तो आप पाओगे कि इमेज बहुत ही बड़ा होगा, हाईली इनलार्ज होगा, इमेज हाईली इनलार्ज होगा। और इधर में है तो इन्वर्टेड ही होगा, उल्टा ही होगा और रियल होगा। तो आप यहाँ पर चीज़ों को मेंशन किया हुआ देख पाओगे कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट द फोकल पॉइंट नो इमेज इज फॉर्म, इमेज नॉर्मली फॉर्म नहीं होगा। द लाइट रे ऑफ द सेम पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट विल रिफ्लेक्टेड इन द मिरर एंड neither converge or diverge, or after reflecting the light ray travel parallel to each other and do not result in the formation of image। फिर भी हम मानेंगे कि कहीं पर इन्फिनिटी जाकर के इमेज फॉर्म हो रहा होगा। आप यहाँ पर नो इमेज फॉर्मेशन को आप यहाँ पर ये मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं मानूंगा, मैं इसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत ही ठहराऊंगा, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जाके ये मिलेगा जरूर, और जहाँ मिलेगा वहाँ पर इमेज फॉर्म होता है। एनसीईआरटी का स्टैंडर्ड लाइन है ये कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से नहीं उठाया गया है, तो थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कतें हो सकती है आपको। तो आप इसको स्टैंडर्ड ना मानो, आप इसको थोड़ा सा इन अप्रोप्रिएट मान के चलते हैं हम, और हम अप्रोप्रिएट हमारा इस आंसर को मान के चलते हैं कि इमेज कहीं इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रहा होगा। आपको एग्जाम में आंसर एनसीईआरटी का अकॉर्डिंग करना है, और जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। तो इमेज कहीं बहुत दूर जाकर बनेगा और हाईली इनलार्ज इमेज बनेगा। और इमेज कैसा होगा, तो इमेज होगा इन्वर्टेड, क्योंकि उल्टा होगा इसलिए इन्वर्टेड, और रियल होगा क्योंकि लेफ्ट साइड में बन चुका है इसलिए कैसा होगा, रियल होगा। अब हमारा लास्ट और 5th नंबर इमेज की तरफ हम चलते हैं, जहाँ पर बोला गया है ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ फोकस। फोकस के भी आगे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, क्या होंगी नेचर ऑफ इमेज, वो हम बातें करने जा रहे हैं। तो चलिए इसको मैं आपको बताता हूँ, डिटेल में बताता हूँ क्या होगा। तो मान लीजिए ये हमारा है मिरर, जिसको मैं रेड कलर से बनाते आया हूँ, तो यहाँ भी मैं इसको रेड कलर से ही बनाऊँगा। ये रहा हमारा मिरर और ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस पर मैं पॉइंट मार्क कर देता हूँ, इसको मैं मार्क करूँगा फोकस, इसको करूँगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको पोल आप जानते ही हो। तो पोल और फोकस के बीच अब मैं यहाँ कहीं पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करने जा रहा हूँ, क्योंकि जैसा कि हमें क्वेश्चन में बोला गया है या कंडीशन दिया गया है। तो फर्स्ट रे आपको हमेशा पहले लेना है, तो पहले लेने वाले रेज को आप क्या करो, सीधा सेट फोकस से गुजार दो। दूसरे रे को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके चलो, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही गुजर जाएगा। तो आपको ये यहाँ कहीं पर इमेजिन करके आपको सोचना होगा कि यहाँ कहीं पर ये लाइट रे मिल सकती है। तो जहाँ पर लाइट रे आपको मिलती हुई दिखेंगी उस पॉइंट पे बनेगा इमेज, उस पॉइंट पे क्या बनेगा, इमेज।
अब जो इमेज है आप वो ठीक ठाक देख पा रहे हो कि जो साइज ऑफ इमेज, अगर मैं आपसे कहूँ साइज ऑफ इमेज कहूँ तो बहुत ही बड़ा नहीं है, मगर थोड़ा तो बड़ा ज़रूर है। तो मैं अगर आपको कहूँ कि ऑब्जेक्ट की दूरी, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट की लोकेशन कहाँ है, तो आप बोलोगे बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बीच है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इमेज कहाँ फॉर्म हुआ, तो आप बोलोगे कि इमेज फॉर्म हुआ मिरर के पीछे, दैट इज़ बिहाइंड मिरर। तो इमेज कहाँ फॉर्म हुआ, तो इमेज फॉर्म हुआ बिहाइंड मिरर। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूँ नेचर ऑफ इमेज की बातें करूँ, तो इमेज तो लार्ज हुआ है, हाईली नहीं हुआ है मगर लार्ज हुआ है। इमेज कैसा हुआ है, इमेज लार्ज हुआ है। दूसरी बात अगर मैं आपसे करूं तो आप बोलोगे कि अब की बार इमेज जो है, देखिए वो उसका सर ऊपर है, मतलब इन्वर्टेड नहीं है। अब कैसा है, अब इरेक्ट इमेज बना है। अब इमेज कैसा बना है, तो इमेज अब इरेक्ट बना है। और मैं आपसे कहूं कि ये इमेज रियल है या वर्चुअल, तो लेफ्ट में होता तो रियल होता, राइट में है और चूंकि इमेजिनरी है तो इसको हम कहेंगे कि ये वर्चुअल इमेज है। तो हमने 5 इमेज फॉर्मेशन को देखा, वैसे 6 होता है। मैं आपको एक और बताऊंगा, उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में बातें करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये लेक्चर बहुत ही बड़ा हो चुका है, मैंने काफ़ी डिटेल्स आपको बता रखा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूँगा, पहले आपको इन 6 इमेजेस का एक समरी दूंगा, उसके बाद हम आगे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं काफ़ी क्वेश्चंस लाया हूँ जो कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिखाऊंगा। तो हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.